नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान अपने शो संविधान की शपथ के साथ। संविधान की शपथ इसलिए क्योंकि ये जो देश का संविधान है, इस देश के संविधान को भारत के आम लोगों ने बनाया और इसे नीति बनाने वालों को सौंपा है। अब देखिए, हमारा देश इस संविधान से चलता है और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हों या विधायक हों, इस संविधान की ही शपथ लेते हैं। देश में जो कानून है, वो कानून मूल रूप से इस संविधान की भावना के हिसाब से बने हुए कानून हैं। इसीलिए हम हर मुद्दे को संविधान की कसौटी पर ही कसते हैं। और अब आपको विस्तार से अपने आज के मुद्दे के बारे में हम बता देते हैं। हमारा आज का मुद्दा, असम में नागरिकता रजिस्टर का ड्राफ्ट सामने आने के बाद हंगामा मचा हुआ है। सरकार के विरोधी इस देश को बांटने वाला बता रहे हैं और ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया है कि गृह युद्ध के हालात पैदा हो जाएंगे। तो संविधान की शपथ में आज सवाल बड़ा सीधा है हमारा कि आखिरकार नागरिकता की पहचान से खतरा गृह युद्ध का है या फिर वोट बैंक के खत्म होने का। असम में नागरिकता के सवाल पर जारी है संग्राम। ममता बनर्जी ने गृह युद्ध का खतरा बताकर विवाद बढ़ाया। If it goes like this, goes on like this, don't you think it will create a civil war? Don't you think it will create a blood war? The civil unrest already started. All the district in Assam, 144 is been imposed. ममता के बयान पर बरसी बीजेपी। इस तरह का बात नहीं कर सकते। ये कितना दुखद बात है कि आज राज्य का एक मुख्यमंत्री इस तरह का भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। जब हम विपक्ष में थे तब भी ये डिमांड करते थे और आज भी अड़े हुए। हमने हमारा स्टैंड कभी नहीं बदला। चुनाव जीतने के लिए तो आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करें, आप भ्रांति फैलाने का काम करें। गृह युद्ध का भय फैलाकर एक बार तो देश तोड़ चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं? गृह युद्ध होगा। अगर गृह युद्ध करनी ही थी तो देश, उनके राज्य में गरीबी है, उसके खिलाफ की होती तो समझ में आती। अभी कर रही हैं किसके लिए? बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्या के लिए। अब हो रहा है एनआरसी आसाम में, छाता लगा के बैठी है यहाँ। बारिश हो रही है आसाम में, छाता लगा ली ममता दीदी। ये समाज में एक माहौल बना रही हैं कि मैं ही मुसलमानों का सबसे बड़ा शुभचिंतक हूँ। ममता की गृह युद्ध वाले बयान से कांग्रेस ने किया किनारा। ना, ये ममता बनर्जी का स्टेटमेंट बहुत गलत है। हम इसको कभी समर्थन नहीं करता है। वो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है और एक चीफ मिनिस्टर ऐसा स्टेटमेंट देना ये ठीक नहीं है। गृह युद्ध का खतरा या वोट बैंक की चिंता? देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ में मुद्दा यह है कि जो अवैध रूप से देश में रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इस मुद्दे पर जो देश का संविधान है वो क्या कहता है। दरअसल नागरिकता कानून 1955 के मुताबिक गैर कानून अप्रवासी का मतलब यह है कि या तो कोई विदेशी भारत में बिना पासपोर्ट या दूसरे दस्तावेज के घुस आए या फिर पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज की समय सीमा खत्म होने के बावजूद भी वो देश में बना रहे। तो यह है संविधान का दायरा जिसके तहत हम चर्चा करेंगे। और आज की इस चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं, आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की नेता प्रियंका चतुर्वेदी। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रियंका चतुर्वेदी। हमारे साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से इस चर्चा में शामिल होंगे यासिर जिलानी। यासिर जिलानी का परिचय आपसे करा देते हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रवक्ता हैं यासिर जिलानी। कानून की पढ़ाई की है यासिर ने। टीएमसी के समर्थक हमारे साथ जो इस चर्चा में शामिल होंगे वो हैं राहुल चक्रवर्ती। राहुल चक्रवर्ती जी के बारे में जान लीजिए। ममता की पार्टी का पक्ष रखते हैं राहुल चक्रवर्ती, पेशे से सिविल इंजीनियर हैं राहुल जी। और थोड़ी देर में हमारे साथ एआईयूडीएफ के नेता भी जुड़ेंगे। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक कपिल कुमार जी। तो आज की चर्चा शुरू करने से पहले एक अहम जानकारी आपको दे देते हैं, कृपया ध्यान दें। एबीपी न्यूज पर मेहमानों से गुजारिश, वो मुद्दे से जुड़े अपने तर्क रखें। ऐसी बातें ना करें जिससे किसी की भावनाएं आहत हों, क्योंकि हमारा मकसद देखिए चर्चा करना है, शोर मचाना हमारा मकसद नहीं है।
उम्मीद की जाती है सभी मेहमान शिष्टाचार से अपनी बात रखेंगे। तो सवाल बड़ा सीधा है, गृह युद्ध का खतरा या फिर वोट बैंक की चिंता? चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा टीएमसी समर्थक राहुल चक्रवर्ती जी से है। राहुल जी, ममता बनर्जी कह रही है गृह युद्ध हो जाएगा, ये डर क्यों? देखिए, पहला तो एक बात को साफ जाहिर करना चाहिए यहाँ पे, ये जो सुप्रीम कोर्ट का निगरानी में हो रहा है, इसका हम लोग अगेंस्ट में नहीं है। ये बिल्कुल होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट निगरानी में होना चाहिए। जो हो रहा है, घुसपैठियों को विरोध कोई खिलाफ एक्शन ले, हम लोग इस पे इसका खिलाफ एकदम नहीं है, हरगिज नहीं है। मगर जो हो रहा है, जिस लिस्ट को तैयार किया गया, जिस लिस्ट को निकाला गया, उसमें से आप देखिए फखरुद्दीन अली अहमद का जो भतीजा, उनका नाम नहीं है। ऐसे बहुत आदमी हैं जिनका प्रोफेशन वो डिफेंस में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सांसद है, कोई पूर्वोत्तर वाइस चांसलर है, कोई पूर्वोत्तर विधायक है, जिसका नाम इस लिस्ट पे नहीं है। इसका मतलब कि हम ये मान लेंगे जो ये इंडिया का सिटीजन या भारतीय नागरिक नहीं है, इनके पास पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, हर सारे डॉक्यूमेंट्स है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स। आपको भी पता है 2 दिन से हम लोग बहस कर रहे हैं, आप 2 दिन से इस चर्चा में आ रहे हैं, 2 दिन से आप ये तमाम बातें गिना रहे हैं सर, और मैं फिर वही बात जो मैं भी 2 दिन से आपको कह रही हूँ, मैं फिर वही कह रही हूँ, ये कोई अंतिम लिस्ट तो है नहीं, ये फाइनल ड्राफ्ट है सर, फाइनल ड्राफ्ट है। भूल चूक के लिए वक्त दिया गया है सुधार के लिए। गृह युद्ध क्यों हो जाएगा ये बता दीजिए, ये आशंका क्यों जता रही है आपकी नेता? 40 लाख आदमी में आपको मालूम, मैं बता रहा हूं आपको 40 लाख आदमी में 12 लाख मतुआ संप्रदाय की है। ये मतुआ अनुसूचित जाति है जो बंगाल और असम में रहते हैं। यहां बंगाल में शोर लग गया, यह मतुआ संप्रदाय को निकाला दिया गया यहां से। प्रधानमंत्री 2014 साल में बंगाल में आके ममता बनर्जी से यह सवाल पूछा था कि यह मतुआ को आप इंडियन सिटीजन या भारतीय नागरिक क्यों नहीं बना रहे। आज मैं प्रधानमंत्री के पास पूछना चाहता हूं कि कौन सा दोष में, कौन सा क्राइम में यह मतुआ संप्रदाय का आदमी को 12 लाख, ये राशि बहुत छोटा नहीं है, ये 12 लाख मतुआ संप्रदाय को आदमी को निकाला दिया गया है। प्रधानमंत्री किन हक से काम किया है, किस लिए किया? सर ये तो अब आप पहली बार मतुआ संप्रदाय की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इससे पहले तो जब ये कहा जाता है कि बंगाल में एनआरसी होगा तो ममता बनर्जी कहने लगती है गृह युद्ध हो जाएगा। अरे भाई आप ये बताइए, संवैधानिक कुर्सी पर बैठी हुई देश के एक बड़े राज्य की मुख्यमंत्री इस तरीके से कैसे धमकी दे सकती है कि गृह युद्ध हो जाएगा? कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है या नहीं होती अपने राज्य में? धमकी नहीं है, ये सही है, धमकी नहीं है। सुनिए, कौन संभालेगा इसको? सुनिए, कौन संभालेगा इसको? लफड़ा बंगाल में आ रहा है, बंगाल में शोर मच रहा है, बंगाल में जो बंगाली है 90% मेजोरिटी बंगाली लोग का है। क्यों ये हो रहा है? तो ये कोई एथनिक पोलराइजेशन हो रहा है, ये धर्म का बात नहीं है, जबरदस्ती एथनिक पोलराइजेशन हुआ है। भाजपा इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरह से कर रहा है, हम लोग को यही बात है। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं यासर का रुख कर लेती हूँ। यासर, जो बात राहुल चक्रवर्ती कर रहे हैं यहाँ पर, क्या वाकई में हालात इतने चिंताजनक हैं यासर? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है अभी हमारे सामने, ये इस वक्त की मौजूदा जो मजबूत सरकार है, मजबूत इरादे वाली सरकार और कमज़ोर इरादे वाली जो पहले की सरकार और जो संगठन रहे हैं, उनके बीच की लड़ाई है। देखिए, ये मैं आपको बता दूं, 30 साल से लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट नहीं हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, क्रमबद्ध तरीके से अगर आप मुझे वक्त देंगी तो मैं बता दूंगा। ये नहीं हुआ, ये मजबूत सरकार जब आई है 2014 के बाद, तब हुआ है। हमने बाउंड्री को चिन्हित किया है 2014 के बाद। हमने कटीले जो तार होती है जो बाउंड्री पे लगाई जाती है, ये 2014 के बाद लगाई गई है। आप यकीन नहीं करेंगे, उससे पहले हालत ये थी कि नदी को क्रॉस करके बांग्लादेश के लोग काम करने आ जाते थे और काम करके शाम को चले जाते थे। मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है कि कोई रोजगार के लिए कहीं से भी आ सकता है। भारत की ये संस्कृति और संस्कार में रचा बसा रहा है। लेकिन जब आपके सीमित संसाधनों पे, आपके सीमित संसाधनों पे, जो टीएमसी कह रही है, मैं अभी क्या हालात बता रहा हूं, आपके सीमित संसाधनों पे जब प्रहार किए जाएंगे, और सीमित संसाधन, मैडम सुनिए, सीमित संसाधन जो है वो असम में खेती है, बंगाल में खेती है, कोई फैक्ट्री नहीं लगी हुई है। गरीब
आसामी हिंदुस्तानी लोग अरे रहते मैं हैं, क्या उसके सवाल पूछ ऊपर रही भी हूँ, आप क्या अगर जवाब दे विदेशी रहे आके हैं? मैं उससे आगे की बात आपके उस पूछ रही हूँ। संसाधनों को भी एनआरसी छीन तो हो लेंगे। रहा है, वो तो हो रहा है, उसकी वजह से क्या गृह युद्ध हो जाएगा? जो टीएमसी सवाल पूछ रहा है, मैं उससे जुड़ा हुआ आपसे जी, सवाल पूछ रही जी। थी, आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। आपने यहाँ पर कांग्रेस तो पर ये हमला तो- कर ये दिया, तो ये कहते देखिए हुए कि उन- पिछली सरकार उन जो है वो नेताओं से कमजोर आप इरादे पूछिए की जो थी, कमजोर हमारी इरादे मजबूत वाले इरादे लोग वाली हैं। सरकार है। प्रियंका चतुर्वेदी कमजोर थी आपकी सरकार, लागू नहीं कर पाई, अमित शाह भी ये कल से बात नहीं, कह नहीं, रहे तो हैं। आप देखिए ना, अगर ठीक है, गृह ठीक युद्ध है, भारत प्रियंका में को आने सोच दीजिए सकते व्यास, हैं, प्रियंका। तो ये कितना बड़ा, नहीं, ये अमित कितनी- शाह- कितने नीचे अमित शाह जी की तकलीफ ये है, उनके प्रवक्ता से। अमित शाह जैसे पार्टी अध्यक्ष की तकलीफ ये है और उनके पार्टी के लोगों की तकलीफ ये है कि ये लोग ना तथ्य समझते हैं, ना तथ्य बोलने में यकीन रखते हैं, या ना तथ्यों पे अडिग रहने की बात करते हैं। ये वो पक्ष है जो झूठ के आधार पे बना है, झूठ के आधार पे सत्ता पाई है और झूठ पे सत्ता आने के बाद अपने आप को जुमला बता देता है सारे वादों को। अभी ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बारे में जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर बात कर रहे थे। नहीं, आप चिल्ला चिल्लाकर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे थे। मैंने इस पे बकायदा एक आर्टिकल लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको अच्छी तरीके से जानती हूँ कि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारी सरकार इसको लेकर आई थी और उस समय में विपक्ष में सुषमा स्वराज और सुषमा स्वराज आप इतना कान फाड़ कर चिल्लाइए नहीं। मैं आपके बीच में बोल नहीं रही थी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। मुझे बोलने का मौका दिया जाए, कोई तमीज रखा करे डिबेट में आने से पहले। मैडम देखिए, मैंने लैंड मैडम, बाउंड्री एग्रीमेंट में अल्फाजों का किसने चयन अड़ंगा डाला था पार्लियामेंट सहमित में। आज इतिहास गवाह है, आज इतिहास गवाह है, सुषमा स्वराज जी और खुद अरुण जेटली जी ने इस पे पूरा अड़ंगा डाला था। और हमारा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट एज इट इज 2014 में जब ये सरकार बनाते हैं और जो सबसे ज्यादा उसमें अड़ंगा डाल रहे थे वो उसको साइन करते हैं। ये एक इतिहास में लिखा हुआ पूरी एक स्टोरी है जो आपको लिखना पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे आकर वाह भाई वाह करने से पहले तथ्यों को जाने। यही तथ्यों के आधार पर, झूठे तथ्यों के आधार पर अमित शाह जी कल बात कर रहे थे। मैं अमित शाह जी से पूछना चाहती हूं, क्या वो खुद अपने गृह मंत्री से सहमत नहीं है? क्या वो खुद सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उससे सहमत नहीं है? आपको ध्यान होगा 31 दिसंबर 2017 में ये पहले ड्राफ्ट लिस्ट आई थी। उस पहले ड्राफ्ट लिस्ट में भी बहुत सारे नाम नहीं पाए गए थे। तब कहा गया था ये जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट बनेगी हम कोशिश करेंगे कि जहां भी कमियां हुई हैं उन कमियों को पूरी कर हम ये लिस्ट बनाएंगे। अब लिस्ट आती है, 40 लाख लोग अचानक से कह दिए जाते हैं कि शायद ये देश के नागरिक ही नहीं होंगे। अमित शाह जी ये आकर कह देते हैं कि ये घुसपैठिए हैं। कुछ तकनीकी खराबी आ गई है शायद, प्रियंका की बात नहीं आ पा रही है हम तक, वो फ्रीज हो गया है। मैं दोबारा प्रियंका का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जरा सा आगे बढ़ जाती हूँ। मेरे साथ मैं आ रही हूँ सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक कपिल कुमार जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल कुमार जी, सवाल मेरा यहाँ पर ये है, प्रियंका चतुर्वेदी जो उठा रही हैं कि देखिए क्या विरोधाभास खुद सरकार के भीतर देखने के लिए मिल रहा है कि गृह मंत्री देश के कुछ और कहते हैं और पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी जब सामने आते हैं तो वो कुछ और कहते हैं। देखिए, मैं तो इस पूरे मसले को आपके उस सवाल से उठाऊंगा जो आपने सबसे पहले डिबेट शुरू की ये कह करके जी कि क्या गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जी, मैं इस देश का एक नागरिक हूं। आपने संविधान को अभी सामने दिखाया, संविधान आपका कार्यक्रम है। जो इस देश का संविधान कहता है उसमें जो एक परिभाषा दी गई है कि कौन देश का नागरिक है और कौन घुसपैठिया है, अगर ममता बनर्जी और इन लोगों को उस परिभाषा को मानने में तकलीफ होती है तो इसका मतलब ये देश का संविधान मानने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, मैं ममता जी को चैलेंज करता हूं, एक नागरिक के नाते इस देश के गृह युद्ध छेड़ के देखे क्या होता है। ये आज पब्लिक का बेवकूफ बनाने के लिए नहीं, आपको ये लग रहा है कि ममता बनर्जी गृह युद्ध छेड़ेंगी? वो ये कह रही है ना कि गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है और गृह युद्ध हो जाएगा। तो कौन, जब वो कह रही है गृह युद्ध हो जाएगा तो गृह युद्ध करके देंगे। इन्होंने बंगाल में क्या कर रखा है आज? तो राहुल जी क्या टीएमसी गृह युद्ध करेगी? बंगाल की राजनीति में इन्होंने क्या कर रखा है? गृह युद्ध तो छेड़ रखा है इन्होंने बंगाल के अंदर। राहुल जी बात रखा है हिंदू और मुसलमान को बंगाल के अंदर इन्होंने बजाय एक करने। मन में जो आया वो कह सकता है, मगर इनका शायद अंदाजा नहीं है जो ममता बनर्जी यहाँ बंगाल पे जो जिस बलबूते पे खड़ा है वो पब्लिक का बलबूते है। ये जनता का समर्थन लेके यहाँ पे खड़ी जी, पूरा हिंदुस्तान भी पब्लिक के बलबूते पे खड़ा है। आप ही नहीं है पब्लिक के बलबूते पे खड़े हुए।
संविधान की शपथ जारी है और एनआरसी को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर मामला गरमाया हुआ है, उसमें ममता बनर्जी का यह बयान कि गृह युद्ध हो जाएगा, इसी के मुद्दे पर हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि खतरा गृह युद्ध का है या फिर अपने वोट बैंक की चिंता है। हम सीधे रुख करते हैं, एआईयूडीएफ के नेता रफीकुल इस्लाम साहब भी अब इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो गए। रफीकुल इस्लाम साहब, गृह युद्ध खतरा है क्या, आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। इससे पहले मैं थोड़ा इसलिए ये बताऊंगा कि आसाम में जो 40 लाख लोग अभी ड्राफ्ट से बाहर है, अभी 40 लाख को फैमिली लोगों को आप जोड़ेंगे तो करोड़ों लोग अफेक्टेड आज के दिन। तो ये जो आसाम में जो चल रहा है, नेशनल मीडिया की डिस्कशन और आसाम की डिस्कशन फर्क हो रहा है। तो 2 दिन से जो यहाँ एनालाइज ये हो रहा है, नहीं 2 करोड़ तो नहीं है, 40 लाख ही है, इंडिविजुअल है, एप्लीकेंट है, लेकिन 40 लाख है। एक फैमिली का 10 आदमी में से 8 का नाम है, 2 का नहीं है। अल्टीमेटली जो 8 का नाम आया है, 2 बच्चों का नहीं आया, 10 साल का या 8 साल का बच्चा, वो जो 8 आदमी जिसका नाम आया है वो भी अफेक्टेड है। हाँ, इसीलिए उन्होंने 2 करोड़ का एक आंकड़ा दे दिया था। लेगेसी जो 51 का नहीं, वही 2 करोड़ का नाम तो बाहर नहीं है, 40 लाख का बाहर है, लेकिन एक लेगेसी में 20 आदमी का नाम है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दिया हूं, 24-25 आदमी मेरे घर में हैं, 24 का नाम आया है। मेरी सबसे बड़ी बहन, मेरे पैदाइश से पहले जिनका वो शादी हुई जिनकी, उनका नाम नहीं आया है। तो ये इसी तरह के मसाइल हैं। यहाँ का जो एक्स सीएम अनुवरा टाइम आपको मालूम है, सीएम रह चुकी है, राज्यसभा के सदस्य रह चुकी है, उनका नाम नहीं आया। भूल चूक अगर हुई है, उसके सुधार के लिए वक्त है, उसके बाद ट्रिब्यूनल है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। आप मुझे ये बता दीजिए, ये गृह युद्ध कहां से होता हुआ नजर आ रहा है? नाम नहीं आया, राष्ट्रपति मैं बोल रहा हूँ, एक्स राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब के डायनेस्टी के लोगों का भी नाम भी नहीं है। सर, ये सारी खबरें हैं अखबारों में, हम भी अपने चैनलों पर चला रहे हैं। आप तो ये बताइए, गृह युद्ध कैसे हो जाएगा? हाँ, वो मैं बोल रहा हूँ, अमित शाह जी ने जो कल पार्लियामेंट में राज्यसभा में बोला है कि 40 लाख लोग जो बाहर है वो इंडियन नहीं है, इसलिए उनका नाम कट गया। हालांकि ये गलत है, झूठ है। इस वक्त ये नहीं कह सकते जो 40 लाख बाहर रह गया वो घुसपैठी है, ये नहीं कह सकते जब तक क्लेम ऑब्जेक्शन होके क्लियर ना हो जो वो इंडियन है या नहीं है। अभी देखिए, कल अमित शाह जी के नहीं तो इसलिए गृह युद्ध हो जाएगा। पास में आप ये कह रहे हैं अमित शाह ने क्योंकि कह दिया वो 40 लाख जो है वो घुसपैठी है, हालांकि ऑब्जेक्शंस के लिए क्लेम का मौका मिलेगा, तो फिर इस वजह से गृह युद्ध हो जाएगा। आप ये कह रहे हो? आप क्या कह रहे हो सर? ममता बनर्जी इतना बड़ा बयान दे रही है कि गृह युद्ध हो जाएगा। अमित शाह जी की समर्थन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? पहले तो अमित शाह के उस बयान की वजह से मेघालय में जो आसाम के लोग जा रहे हैं उनको तलाशी चल रही है। मेघालय में जो लोग जा रहे हैं, नागालैंड में जा रहे हैं, आसाम के लोग उनकी तलाशी ले रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं, गाड़ी से उतार रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। अगर अमित शाह या सरकार, बीजेपी की यह सरकार है, मेघालय में भी बीजेपी की कॉलिशन की गवर्नमेंट है, तो अभी जब तक ये फाइनल एनआरसी नहीं है, सिर्फ ड्राफ्ट है, जब तक फाइनल नहीं निकलेगा तब तक आप नहीं कह सकते कि ये विदेशी है। संविधान की शपथ जारी है। मुद्दा हमारा ये कि एनआरसी को लेकर जिस तरीके से सियासी तौर पर विवाद गरमा रहा है, ममता बनर्जी जिनकी तरफ से बयान दे दिया जाता है कि गृह युद्ध हो जाएगा, तो ऐसे में सवाल ये कि खतरा वाकई में गृह युद्ध का मंडरा रहा है या फिर वोट बैंक की चिंता हो रही है? प्रोफेसर कपिल कुमार, मैं समझना चाहती हूं आपसे, सियासी हथियार बना हुआ तो नजर आ रहा है यहां पर एनआरसी, लेकिन क्यों? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, और प्रियंका जी भी हैं कांग्रेस से, मैं इनसे भी ये जानना चाहूंगा। मेरे हिसाब से ममता जी ने बिना पहले घोषित किए हुए कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम, इन तीनों के खिलाफ एक गृह युद्ध ऑलरेडी बंगाल में छेड़ रखा। उनके कैडर्स को, तीनों पार्टीज की मैं बात कर रहा हूं, और ईमानदारी से मैं जवाब चाहूंगा प्रियंका जी से इस बात का कि कांग्रेस के कैडर्स हो, चाहे सीपीएम के कैडर्स हो, चाहे बीजेपी के कैडर्स हो, उन पे हमला, उनको वोट ना दिए जाना, गलत वोटिंग, नकली वोटिंग, उसके बाद मोहल्लों के अंदर मुझे कोई जवाब दे जहां वोट लिस्ट काट दी गई बंगाल के अंदर,
ये तो रुमाना जी वहां तो एनआरसी नहीं बाहर जगह बात कर रहे हैं। अरे तो हम सुनिए सर, मुझे बोलने दीजिए, आप बहुत बोलते हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं। इतनी तहजीब रखिए और सच सुनने का वायदा रखिए। मैं एक सोशल साइंटिस्ट हूं, सच सुनने का वायदा रखिए। जब वोटर्स की लिस्ट काट दी जाती है, वो तो एनआरसी ने नहीं काटी। संविधान की शपथ जारी है। हमारा आज का मुद्दा ये कि असम में नागरिकता को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है उसके पीछे का मकसद क्या है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले इस मुद्दे पर आपको दिखाते हैं किस तरीके से सियासी तौर पर हो रहा है वार और पलटवार। I am Christian, that's why I'll be isolated. I am Muslim, that's why I'll be isolated. I am tribal, that's why I'll be isolated. I am Dalit, that's why I'll be isolated. If it goes like this, goes on like this, don't you think it will create a civil war? Don't you think it will create a blood war? The civil unrest already started. All the district in Assam, 144 is been imposed. घुसपैठियों को बचाने के लिए सिविल वार की धमकी, खून खराबे की धमकी, वोट के लिए नियत में खोट का एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण है। ये उनका बचपना वाला बयान है। गंभीर नेता को इस प्रकार के बयान नहीं देना चाहिए। इससे उनका तुष्टिकरण वाला चेहरा भी उजागर हो रहा है। जिस प्रकार वो वोट बैंक बना रही हैं, जिस प्रकार वो वोट बैंक की चिंता करें, उन्हें देश की चिंता नहीं, उन्हें देश की आंतरिक सुरक्षा की चिंता नहीं, उन्हें स्थानीय नौजवानों के रोजगार की चिंता नहीं, जिस पर कि बांग्लादेश के घुसपैठी आकर अतिक्रमण कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि सिर्फ उन्हें कुर्सी की चिंता है और आने वाले समय में देश की जनता उनको बता देगी कि देश उनके लिए ज़रूरी है, पार्टी ज़रूरी नहीं। तो ममता का गृह युद्ध वाला बयान जिसे लेकर सियासी तौर पर घमासान मचा हुआ है। आइए चर्चा आगे बढ़ाते हैं, सीधे रुख करते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रियंका, क्या एनआरसी के मुद्दे पर देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है अपने वोटों की खातिर? वोटों के खातिर नहीं, आपको ध्यान देना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की ध्रुवीकरण की राजनीति से पनपी है और उसी बुनियाद पर जीत कर आई है, वो वही एजेंडा फिर से चलाने की कोशिश कर रही है आसाम में। हम बार बार कह रहे हैं 40 लाख लोग, हम कहीं भी किसी के धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, किसी की जाति की बात नहीं कर रहे हैं, पर दुख इस बात का होता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी देश को बरगला रही है। कल परसों होम मिनिस्टर ने अपने बयान में कहा था सबको मौका दिया जाएगा और सिक्योरिटी सबको दी जाएगी। 1985 में राजीव गांधी ने जो अकॉर्ड साइन किया था, सुष्मिता देव जी ने जो अकॉर्ड साइन किया था, जो समझौता साइन किया था, उसमें यही तो होना था, यही होना था ना। असम में आप लोग क्या 40 लाख में बार बार सुनती हूँ कि 40 लाख लोग, 40 लाख लोग, आप लोग क्या मानकर चल रहे थे संख्या कितनी होगी? 40 लाख को लेकर इतनी हैरानी क्यों है भाई? 2004 के अंदर तब केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से संसद के अंदर असम में जो आंकड़ा पेश किया गया था वो 50 लाख का था। ये तो फिर 40 लाख का आंकड़ा है और अभी तो इसमें सुधार होना भी बाकी है। फिर इतनी हैरानी क्यों इस आंकड़े को लेकर? अरे मुझे जवाब देने का, सवाल इतना बड़ा पूछती हैं, जवाब के लिए हमें 10 सेकंड मिलता है, फिर न्यूज़ ब्रेक हो जाता है। मैं आपको बस यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ रोमाना जी कि आंकड़े 50 लाख हों, 40 लाख हों, जो भी हों, पर 40 लाख में अगर बहुत सारी ऐसी बातें आई जा रही है, और मैंने आपको फर्स्ट ड्राफ्ट की भी बताया था कि फर्स्ट लिस्ट जब आई थी तो उसमें भी बहुत सारी कमियां थी जो सरकार ने बाकायदा अश्योरेंस दिया था कि ये कमियां नेक्स्ट ड्राफ्ट में नहीं होंगी जो फाइनल ड्राफ्ट बनेगा। फिर भी 40 लाख का आंकड़ा आ रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे लोगों को बॉर्डर पे ही रोका जा रहा है, बहुत सारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स, 16 डॉक्यूमेंट्स बोले थे, उसमें से 2 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद लोगों का नाम नहीं आ रहा है। मैंने आपको फॉर्मर प्रेसिडेंट के बारे में मैंने सुना, इस डिबेट में बात हुई थी, फॉर्मर प्रेसिडेंट का परिवार नहीं आ रहा है, खुद बीजेपी एमएलए के लोगों का नाम नहीं आ रहा है। कितने छोटे-छोटे बच्चे, जो बात यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी उठा रही है, यासिर जिलानी जवाब दीजिए आप। देश के गृह मंत्री संसद के भीतर खड़े होकर कहते हैं कि देखिए किसी पर किसी तरीके की जोर जबरदस्ती की कार्रवाई की नहीं जाएगी। अभी 40 लाख लोग जिनके नाम नहीं आए उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष आकर सीधे उन्हें शुरुआत करते हैं घुसपैठिया करार देकर। क्या ये विरोधाभास नहीं है पार्टी और सरकार की लाइन में? क्या बीजेपी यहां पर वोटों की जुगत के लिए सीधे 40 लाख को घुसपैठिया करार दे रही है? सरकार तो मौका देने की बात कर रही है ना अभी भी। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अब मेरी बात
मेरी बात सुनिए, बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है सिर्फ कांग्रेस ने करा है। अपीजमेंट की राजनीति पिछले 55 साल की सरकार में इनका इतिहास रहा है। 70 तो साल का बीजेपी ने क्यों 40 लाख लोगों को सीधे घुसपैठिया करार दे दिया है, जबकि अभी अंतिम लिस्ट तो है नहीं। आप मुझे ये बता दीजिए, आप मुझे ये बता दीजिए, कांग्रेस का ये फैशन हो गया गाली गलौज करने लगते हैं। आप भी कह रहे हैं कि अंतिम लिस्ट नहीं है ना, अंतिम लिस्ट तो है नहीं, फिर कैसे आप घुसपैठिया करार दे रहे हैं? आप मुझे बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्लेम एंड ऑब्जेक्शन की बात कही है, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन की बात गृह मंत्री ने संसद में कही है, वो पूरे भारत में तो कह रही हूँ कि सरकार की जबान अलग, कांग्रेस ने लेकिन पार्टी अध्यक्ष की जबान अलग है, भ्रमित कर रही है। पार्टी अध्यक्ष की जबान अलग है सरकार की जबान से। इसी वजह से सवाल पूछ रही हूँ, क्या बीजेपी भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है? मैडम मेरी बात सुनिए। अब देखिए, एक नया भर्म जो ये रीजनल दल के नेता बैठे हैं या कांग्रेस कह रही है कि वहां पे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, लोगों को हैरेसमेंट किया जा रहा है, लोगों के साथ तरह तरह की कठिनाई सामने पेश आ रही है, ये बिल्कुल झूठ है। मैं भी वहां से बिल्कुल एक एक जिले में मेरे लोग मुझे एक एक मिनट की खबर बता रहे हैं। अच्छा रफीकुल, ठीक है, मैंने जवाब रफीकुल इस्लाम साहब, यासिर कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। बड़ा फेस है, अब जवाब ले लीजिए ना, अब जवाब ले लीजिए। यासिर आरोप लगा चुके, यासिर की आवाज कम कर दीजिए। रफीकुल इस्लाम साहब आप झूठ बोल रहे हैं, यासिर कह रहे हैं। लोगों को वहां पकड़ के लोगों को उतारा जा रहा है। अरे मेघालय बॉर्डर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोकराझार की बात कर रहा हूं, मैं हैदराबाद की बात कर रहा हूं, मैं बागपेटा की बात कर रहा हूं, मैं जमुना मुख की बात कर रहा हूं, जहां से आपके नेता एमएलए हैं उनके बेटे, मैं वहां पे बात कर रहा हूं। वहां पे मुसलमानों की क्या हालत आपने बना रखी है ये हिंदुस्तान को बताइए। वहां पे रोड नहीं है, रोजगार नहीं है, वहां पे कुछ नहीं किया। मुस्लिम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, आवाज कम कीजिए यासिर जिलानी की। हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, कल से परसों से बल्कि दोहरा रहे हैं। ये मामला धर्म का नहीं है, ये मामला जाति का नहीं है, मानव अधिकार से जुड़ा हुआ ये सीधा मामला है। आइए राहुल जी, आइए। रुमाना जी मुझे बोलने दीजिए। मैं बिल्कुल रुमाना जी मैं बोलूं थोड़ा। मैडम मैं बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं कर बात एक सेकंड जरा ठहरिए प्लीज ठहरिए। प्लीज बात ये है, जो ये बात जो नहीं हो रहा है यहाँ पे, जो शरणार्थी और जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से और घुसपैठियों की बात है, ये दोनों अलग है। अभी किस पद्धति से, किस प्रकार से इसको चुना जा रहा है, जो कौन बांग्लादेशी है और कौन हिंदुस्तानी है, कौन इंडिया वैध नागरिक है। हम लोग को कहना है जो वैध नागरिक है उसको हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, जो इतना दिन से 40 साल से हिंदुस्तान में रह रहा है, हर चीज में हिस्सा ले रहा है, हर पेशा में नियुक्त है, उसको अचानक से आपने राय दे दिया जो ये इंडिया का सिटीजन नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। ये खतरनाक बात है और इसको टोटली पॉलिटिकली मोटिवेशन लेके किया जा रहा है। क्यों? वो अगला चुनाव में भाजपा का खिलाफ वोट डाल ना सके। तो अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेशन क्या है? देखिए मेरी बात सुनिए, आप जवाब दीजिए राहुल, आप जवाब दीजिए, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पारदर्शी तरीके के साथ इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है ना, फिर आपको ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्यों लग रही है? असम सरकार किस तरह से कर रहा है, हमको बता दीजिए, इसका प्रक्रिया क्या है, हमको बता दीजिए प्रोसेस क्या है, किस तरह से बांग्लादेशी और इंडियन सिटीजन को अलग किया जा रहा है, ये प्रोसेस क्या है, शरणार्थी कौन है, घुसपैठियों कौन है, इसका प्रोसेस क्या है। आइए प्रोफेसर कपिल कुमार इसका जवाब देंगे। प्रोफेसर कपिल कुमार साहब, शरणार्थी घुसपैठिए का फर्क। राहुल जी, आपने एक बड़ा लीगल बड़ा अच्छा सवाल उठा दिया है, जिसको मैंने शुरू में ही डिबेट में कहा था कि शरणार्थी और घुसपैठिए के अंदर एक डिफरेंस है। अरे आप बीजेपी और ये होम मिनिस्टर को कह रहे हैं, आपके होम मिनिस्टर में इतनी ताकत तो है नहीं कि जो रोहिंग्या घुसपैठिया जम्मू तक में पहुंच गए, कश्मीर के अंदर, जहां पे मैं और आप जमीन नहीं खरीद सकते और वो वहां पे जमीनें कब्जा के बैठे हुए हैं, उनको तो ये हटा नहीं पा रहे हैं। उसका जवाब यासिर को देना चाहिए। उन तक का तो दम है नहीं होम मिनिस्टर के अंदर कि उनको हटा दें वहां से। सुनिए एक मिनट, सुनिए प्लीज। जी प्रोफेसर, मैं दिल्ली में रहता हूं। कपिल जी, हमको ये बताइए, जो भारतीयों को वैध नागरिक है उसको कैसा घर धक्का देकर निकाल? बिल्कुल नहीं हटाया जाना चाहिए। आई एम टेलिंग यू दैट, आई एम सपोर्टिंग यू दैट, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस डिफरेंस between intruder. So that is what I'm telling. That is what I'm saying. There is a difference between intruder. Listen 1 minute. एक मिनट सुनिए 1947 के बाद में, तो वही हम कह रहे हैं। सुनिए एक मिनट सर, सुन लीजिए। जितने हिंदुस्तानी इंडेंचर्ड लेबर बनके, गिरबिटिया मजदूर बनके
प्लांटेशन इकोनॉमीज के अंदर गए थे, वो कोई पासपोर्ट पे नहीं गया था और इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट ने उनको हिंदुस्तानी मानने से इंकार कर दिया था। उनके बच्चों तक को कोई राइट्स नहीं दिए, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जिन्हें अब हम बोलते हैं, दे वर नॉट गिवन एनी राइट्स। व्हाई द गवर्नमेंट टुक दैट स्टैंड? हम लोगों ने इंडिया को एक इंटरनेशनल यतीम खाना बना दिया है कि जो मर्जी आए यहाँ पे वो बस जाए। जो हिंदुस्तान का लीगल सिटीजन है उसके ऊपर कोई जाति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो इंट्रूडर, सुनिए, मैंने घुसपैठिए के लिए देश में कोई जगह हो नहीं सकती है। ये देश या धर्मशाला है नहीं, और देश के नागरिक के अधिकार से ऊपर किसी का अधिकार हो नहीं सकता है। मैं जरा सा आप दोनों को एक सेकंड, राहुल जी, आपने बंगाल में खुद ये देखा है और ममता जी ने ही आंदोलन किया था कि किस तरीके से सीपीएम वाले बांग्लादेश से आने वालों को राशन कार्ड पहले देते थे और उनका एंट्री बाद में बीएसएफ की पोस्ट के बाद में होती थी। आपने खुद ये किया था, आज आप खुद वही राशन कार्ड बनाने में लग गए। संविधान की शपथ जारी है। एनआरसी का मुद्दा सियासी तौर पर लगातार गर्मा रहा है, मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है, और उसमें ममता बनर्जी का ये बयान कि गृह युद्ध का खतरा है एनआरसी को लेकर, इस तरीके की जो बयानबाजी हो रही है, इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम सीधे रुख करते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस की नेता, हमारे साथ इस चर्चा में लगातार शामिल है। प्रियंका, कल से बीजेपी की तरफ से बार बार ये पूछा जा रहा है कि कांग्रेस कम से कम एनआरसी को लेकर अपना रुख तो साफ कर दे, और साथ ही ये भी जोड़ा गया कि रुख बदलना भी कांग्रेस की फितरत में शामिल है, क्योंकि 1985, 2005 एनआरसी को लेकर कांग्रेस का जो रुख था, आज तो बदले बदले से नजर आ रहे हैं कांग्रेस के लोग। मुझे लगता है कि सत्ता पाने के बाद बदले बदले रुख अगर किसी के हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं। जो हिपोक्रेसी में सबसे आगे अव्वल दर्जे की पार्टी रही हो, वो दूसरे पे आरोप लगाती है तो थोड़ा हास्यास्पद लगता है। एनआरसी को लेकर हम बहुत स्पष्ट हैं। 1985 में जब राजीव गांधी जी ने ये पूरी कार्रवाई शुरू की थी, जहाँ पे उन्होंने कहा था 1971 से पहले जो असम में रह रहे होंगे उन्हीं के नाम एनआरसी में आएंगे, वो पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी। 1990 के दशक में प्रफुल्ल कुमार मोहंता जी जो थे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये जो कार्रवाई शुरू की थी, उनने अपनी संतुष्टि जताई थी। पर जब यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट आई थी तो वहाँ पर नए सिरे से पूरी एनआरसी बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जैसे ही हमारी सरकार बनी थी 2005 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बाकायदा एएसयू के साथ ये फिर से मुहिम शुरू की थी, जहाँ पे हम घर से घर जाकर एनआरसी का डेटा कलेक्ट कर रहे थे। और ये वही प्रक्रिया है ना जो अपनाई जा रही है, ये प्रक्रिया वही है ना? दिया है और उसके अंतर्गत प्रियंका, ये वही प्रक्रिया है ना जो 2005 में, जो 2005 में। प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। रोमाना जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप ही से पूछ मैं कंप्लीट करने दीजिए। मैं आप ही को बता रही हूँ, आप बीच में बोल रही हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर आप ये सवाल करिएगा। जो अभी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अब आपने सवाल पूछ लिया तो मैं जवाब दे दूं। मैं दोबारा पूछूं क्या सवाल? आप सुन पा रही हैं मुझे? ये 2005 वाली जो प्रक्रिया आप लोगों ने दोबारा देखिए, ये उसी के तहत मैं सुन चुकी हूं आपका सवाल। जी जवाब दीजिए प्लीज, समय कम है। 2000 मैडम, अगर मैंने कंप्लीट कर लिया होता आपका ये सवाल, आपको सवाल पूछने की जरूरत भी ना पड़ती, पर आप सुनने में सहन शक्ति नहीं है। दिक्कत आज देश में इस बात की है कि सुनते नहीं हैं, हम कम सुनते हैं, ज्यादा बोलते हैं। 2005 में हमने ये प्रक्रिया शुरू की, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ये पूरा मामला चला। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर सरकार को ये निर्देश दिया कि एनआरसी एक मॉडल अनुसार और उनके अंतर्गत बनेगा। ये प्रक्रिया अभी खत्म हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदारी बनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको लागू किया था। अब इस लिस्ट में जो मैं आपको बार बार दोहरा रही हूँ, दिसंबर में जब ये लिस्ट आई और ये फाइनल ड्राफ्ट जो लिस्ट आई है, उसमें बहुत सारे ऐसे नाम छूटे गए हैं जो मैं मानती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी उनको नाम नहीं पाया गया है। जी, उसके लिए वक्त दिया गया है, इसीलिए कहा जा रहा है कि फाइनल लिस्ट आनी बाकी है। लेकिन मैंने ये सवाल बार बार इसलिए पूछा क्योंकि राहुल जो टीएमसी के समर्थक हैं, वो प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे थे। राहुल चक्रवर्ती जी, ये फाइनल ड्राफ्ट है मैडम, ये फाइनल ड्राफ्ट है, अंतिम लिस्ट आना बाकी है। ये फाइनल ड्राफ्ट है, अंतिम लिस्ट आना बाकी है। कृपया करके गुमराह ना करें देश
को। ये फाइनल, ये अंतिम ड्राफ्ट केस मैडम, अंतिम ड्राफ्ट, नहीं मैं गुमराह कर रही हूं, पर दिसंबर में आप गलत आएगी, कह रही हैं फाइनल मैडम, लिस्ट दिसंबर में अंतिम आएगी ड्राफ्ट जी, अंतिम ड्राफ्ट ही है, वही कह रही हूँ। राहुल, जो बात आप कर रहे थे, ये प्रक्रिया वही है जो 2005 में तय की गई थी कांग्रेस के वक्त में, जिसकी अधिसूचना जारी की गई थी। ये पारदर्शिता वैसी ही अब नहीं जा रही है जैसे तब तय की गई थी। फिर अब क्यों टीएमसी सवाल उठा रही है? सिर्फ इस वजह से क्योंकि बीजेपी सरकार वहां पर इस वक्त है। हमारी एमपी साहिबा ने पार्लियामेंट के अंदर भी ये बात कही है, किस तरीके से मेघालय बॉर्डर में स्टूडेंट यूनियन के लोग आकर उनको रोक रहे हैं, वापस असम में घुसने नहीं दे रहे हैं। इस तरीके का जो होम मिनिस्टर बात कर रहे हैं और जो हकीकत ऑन ग्राउंड हो रहा है उसमें बहुत अंतर है। इसीलिए हम बोल रहे हैं जिस तरीके की इनसेंसिटिविटी दिखाई गई है वो सवालों के घेरे में आती है और सेंसिटिविटी लाना बहुत जरूरी है। तो इनसेंसिटिविटी अगर है राहुल, तो क्या गृहयुद्ध की बात कर रही है? क्या गृहयुद्ध की धमकी दे दी जाएगी? राहुल चक्रवर्ती कि ठीक है हम घुसपैठियों को भारत में रहने देना चाहते हैं। क्या ये 40 लाख लोग? जी राहुल, अपनी बात रखिए अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो। रुमाना जी हम ये बात पहले से अरे कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी ज्यादा इनसेंसिटिव कैसे हो सकती है? वो इंसानियत की बात करे। क्या पॉलिटिकल पार्टियां जो है के खिलाफ आसाम के 40 लाख लोग चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टियां बयानबाजियां बंद करें। उन इलाकों ये में जो 40 लाख का लोग कब्जा हैं इनमें देना से चाहती है, लोगों ये के पास कांग्रेस क्यों नहीं बताती? वो भीख नहीं मांग रहे कि यहाँ हमें घुसपैठिया रहने दो। 40 लाख लोगों में अक्सर का भाई बहन बाप माँ का नाम आ गया, उनका नाम भी आना है। जो सरकारी मिशनरीज है जो काम कर रही है वो सिंसियरली अगर काम करेगा, 40 लाख लोगों में से अक्सर के पास कागजात है जिनके भाई बहन माँ बाप का नाम आ गया, उनका नाम भी आना अनिवार्य है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां बयानबाजी बंद करके सरकार जो यहाँ काम करा रहे मिशनरी से वो सिंसियरली अगर काम करेगा तो अच्छा काम होगा, उनका नाम आएगा। जिनका नाम कटा है वो भीख नहीं मांग रहे कि हम विदेशी है रहने दो, भीख की जरूरत नहीं है। वो आसामी है, उनके पास कागजात है, 51 के कागजात वो सबमिट किए हैं, उनके भाई ब्रदर माँ बाप का कागज आ गया है। लेकिन बीजेपी सरकार यहाँ जो उनकी सरकार है वो सिंसियरली काम करे, दुश्मनी करके किसी का नाम ना काटे। अगर सिंसियरली काम करेगा कहीं कुछ लोगों का ही रह जाएगा और वो बीजेपी को मालूम है किन लोगों का रह जाएगा। नहीं आसाम के जो बीजेपी सरकार है देखिए भूल चूक सुधारने के लिए ही अभी मौका दिया गया है, भूल चूक सुधारने के लिए मौका दिया गया है। ऐसे में सवाल उठाना राजनीतिक तौर पर आप लोगों का भी जांच बनता है, लेकिन इसे ये कह देना कि देश में गृहयुद्ध हो जाएगा ये ज्यादा हो जाता है सर। और वो भी संवैधानिक पद पर अगर बैठी हुई व्यक्ति इस तरीके का बयान देती है तो फिर सवाल पूछना लाजमी है कि डर गृहयुद्ध का है या फिर अपने वोट बैंक के छिटकने का। संविधान की शपथ जारी है, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार का रुख करेंगे। प्रोफेसर कपिल कुमार, क्या लग रहा है आपको, राष्ट्रहित के ऊपर कहीं ना कहीं अपनी वोट बैंक की सियासत चमकाने की कोशिश नेताओं की तरफ से? 3 बहुत छोटे छोटे पॉइंट जी। पहला पॉइंट, क्या हर चीज सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दी जाए? कभी उन बीएसएफ वालों से या उन सीपीडब्ल्यूडी वालों से बात करके देखी है कि जो बांग्लादेश के ऊपर वायरिंग कर रहे थे और जब ऊपर से फोन आ जाता था कि इस गांव में या इसके उधर तार लगानी बंद कर दो। और दूसरी बात लास्ट कहूंगा, मैं बहुत खुश होता अगर ऑपोजिशन संसद के अंदर इस सवाल को उठाता जी कि पाकिस्तान से बहुत सारे नागरिक जो लीगल वीजा लेके हिंदुस्तान में पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आए थे, ऐसे हजारों नागरिक हिंदुस्तान में आने के बाद में गायब हो गए। क्या वो देश की सिक्योरिटी को खर्चा नहीं है? उसके ऊपर हमारी सरकारों ने क्या हिस्सा लिया या क्या उसके ऊपर उन लोगों ने अपना स्टैंड लिया? इन चीजों को देखें। और कम से कम मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को हिंदू मुसलमान ना बना करके, आपस में ना बंटवा करके, अगर ये मसला था, इसका बहुत अच्छा तरीका था बजाय राज्यसभा भंग करने का। आप कहते हैं कि 4 जगहों के संसद हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है नहीं, हम बार-बार रिपीट कर रहे हैं और क्योंकि समय मेरे पास कम है। यासिर जिलानी आखिरी सवाल मेरा आपसे है। यासिर, 1985 में कांग्रेस की तरफ से जो समझौता किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के कहे अनुसार वहां पर आप उसका पालन करा रहे हैं, फिर अपनी पीठ किस बात पर ठोक रही है सरकार? अपनी हिम्मत किस बात की दिखा रही है बीजेपी? जो कुछ हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के कहे अनुसार उसकी निगरानी में हो रहा है ना, अपनी पीठ कहां से तुम पा रहे हैं? क्या ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है? अच्छा, ये आप मैडम ये बताइए कि कोई भी एक ऐसा बयान बताइए जो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। ये सरकार ऐसी नहीं, सरकार ये लोगों के लिए काम करती है।
आप बताइए कहाँ सरकार का पहले दिन का बयान गृह मंत्री का संसद में आपने देखा। जी, लेकिन वही तो विरोधाभास है, वही तो विरोधाभास है। देश के गृह मंत्री संसद में खड़े होकर कहते हैं कि सरकार की इसमें भूमिका क्या है, लेकिन वही जब सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष मीडिया के सामने आते हैं तो वो बताते हैं उनकी हिम्मत, वो बताते हैं उनकी सरकार की हिम्मत। क्या ये दोहरा रवैया यहाँ पर नहीं है? कुल मिलाकर हर राजनीतिक दल, मैं दोबारा दोहराती हूं, हर राजनीतिक दल एनआरसी के मुद्दे पर सियासत करता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी दल हो, हर दल एनआरसी को सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश कर रहा है। आज की इस बहस के बाद मेरी राय बहुत साफ है, आइए जल्दी से इस पर एक नजर डालते हैं। संविधान की शपथ में आज की बहस के बाद एनआरसी पर गृह युद्ध का डर दिखाना ओछी राजनीति, देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे में वोट ना तलाशें नेता। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।